चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलिए आवेश और द्रव्यमान में अंतर बताइए। आइए सभी यहाँ फोकस कीजिए। क्वेश्चन है आवेश और द्रव्यमान में अंतर बताइए। बोलिए आप द्रव्यमान के मतलब हम m1 को लेकर चलेंगे, लेकिन आवेश रहेगा तो क्या कहेंगे Q को सोचते हैं, है ना। द्रव्यमान रहेगा तो m को सोचेंगे और आवेश रहेगा तो Q को सोचेंगे। अभी बोलिए मास ये द्रव्यमान में अंतर है कि एक ही चीज है? अंतर है। अभी बताइए आपको उसी दिन पढ़ाया कि आवेश में दोनों चार्ज होता है, प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है। लेकिन आज तक कोई कहता है कि मेरा वजन -40 kg है? कहता है कि नहीं कहता? बोलिए नहीं कहता है। हम आपको बोले थे कि इस समान आवेश में आकर्षण की प्रतिकर्षण, समान आवेश बोलिए प्रतिकर्षण, वही विकर्षण प्रतिकर्षण। और बोलिए असमान आवेश में विकर्षण, समान आवेश में क्या होगा आकर्षण भी, समान आवेश में सॉरी असमान आवेश में आकर्षण, समान में विकर्षण, समान में विकर्षण, जिसको हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। जैसे भी आपको बोले ये प्लस है, ये भी प्लस है, बोलिए क्या करेगा आकर्षण के विकर्षण, विकर्षण क्या करेगा विकर्षण। एक पे प्लस चार्ज, एक पे क्या है माइनस चार्ज, बोलिए आकर्षण की प्रतिकर्षण, ये क्या करेंगे आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि मास कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं, लेकिन आवेश बोलिए ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं। आवेश हम जानते हैं कि इसमें दो गुण होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, लेकिन इसमें मास क्या करेगा, मास केवल आकर्षण करता है, वो विकर्षण धक्का-धक्की नहीं करेगा। ठीक है, ये पहला देखते हैं आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। बोलिए आवेश प्लस और माइनस दोनों में होता है कि केवल प्लस में होता है? दोनों में होता है। यहाँ सोचिए बस हो जाएगा। द्रव्यमान हमेशा बोलिए धनात्मक होता है। आज तक देखेंगे, आज तक कोई मापता है कुछ भी तो आज तक कहा है कि -10 kg आपका सामान हुआ, बोलता है कोई? -15 kg हम हुए, कोई कहता है? नहीं कहता है। कारण क्या है कि हम द्रव्यमान को माइनस में माप ही नहीं सकते। ठीक, इसीलिए द्रव्यमान हमेशा बोलिए क्या होता है धनात्मक। बोलिए पहला पॉइंट में कोई दिक्कत है? आवेश हमेशा क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि मास हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। दो आवेश के बीच बोलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन द्रव्यमान के बीच क्या लगता है? ओनली आकर्षण, ओनली क्या लगता है आकर्षण बल लगता है। आपको ये उसी दिन बता दिए थे आवेश क्या होता है क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है क्वांटीकृत होता है, जबकि बोलिए द्रव्यमान क्वांटीकृत होगा क्या? आज आप ही बताइए, हम लोग अभी सब अपना अपना वेट माप लेंगे, क्या कभी कहिएगा कि हम ओनली 65 kg हुए? किसी का 65 बोलिए 2-3 भी होता है नहीं होता है? बराबर भी होता होगा सर। वो हम वही ना कह रहे हैं। बोलिए किसी का अगर मान लीजिए 65 तो किसी का क्या सबका इस क्वांटिटी में होगा कि दशमलव में भी आएगा? दशमलव में भी आएगा। मास बोलिए ना, सबका वजन में भी है, क्या सबका वजन बराबर एक नंबर में आएगा कि दशमलव में भी आता है? दशमलव में। अभी कहिएगा 42.5, सारे 42 kg वजन है, तो क्या ये क्वांटीकृत है कि क्वांटीकृत नहीं है? क्वांटीकृत नहीं है। जो नंबर अगर जो नंबर पूरा पूरी होगा उसी को क्या कहेंगे क्वांटीकृत है, जो नंबर पूरा पूरी नहीं होगा उसको क्या कहेंगे क्वांटीकृत नहीं है। क्योंकि ये दशमलव हम उसी दिन पढ़ा दिए थे आपको, कूलम्ब के जो गुण था ना आवेश का, आवेश के गुण में कहते हैं कि ये हमेशा क्या होते हैं क्वांटीकृत होते हैं। अभी बताइए क्या सभी का द्रव्यमान एक नंबर में होगा तो दशमलव में भी होगा? दशमलव भी होगा। इसीलिए हम कहेंगे मास कभी क्वांटीकृत नहीं होता है, लेकिन आवेश हमेशा क्या होता है क्वांटीकृत होता है। इसको हम प्रूव करके भी दिखाए थे, हमेशा नंबर में आया था, कभी दशमलव और भिन्न में नहीं आया था। ऑब्जेक्टिव में बता दिए थे आप लोग को। आवेश का मान बोलिए वेग पर उसी दिन बताए थे, वेग पर निर्भर करता है? नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए वेग बदलेगा तो बोलिए क्या बदलता है द्रव्यमान बदलता है। अभी आपको कहेंगे ऊपर वहां से ईटा गिरा दिए, बोलिए उसका स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बोलिए ऊपर थोड़ा दूर पे यहाँ इस कलम को यहाँ रोक लिए, बोलिए चोट कम लगेगा? इसी को हम बहुत ऊपर से गिराते हैं, बोलिए किसी कपाड़ पे गिर गया, हाथ पे गिर गया, बोलिए चोट ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसीलिए कहते हैं वेग बढ़ने से द्रव्यमान क्या होता है बदलता है, द्रव्यमान क्या होगा बदलेगा। तो 4 गो पॉइंट है, चारों गो पॉइंट में अंतर पिछला बार इससे पहले जो है पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन उठाए। बताइए आवेश और द्रव्यमान में अंतर निम्नलिखित है।
बोलिए आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, केवल धनात्मक होते हैं? दोनों होते धनात्मक और हैं। धनात्मक दोनों होते हैं। लेकिन बोलिए मास हमेशा क्या होता है? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। आज तक हम लोग अपना ना बोलिए अपना वजन कभी माइनस में मापते हैं? नहीं मापते हैं, ओनली प्लस में मापते हैं। इसीलिए हम कहेंगे द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। आइए ठीक है, दो आवेश के बीच अभी आप ही जानते हैं कि इसमें क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुण होते हैं, लेकिन इसमें बोलिए ओनली आकर्षण बल लगता है। क्या लगेगा? ओनली आकर्षण बल। आवेश क्वांटीकृत होता है, आपको भी पता है, बता चुके हैं, लेकिन द्रव्यमान कभी होता है? नहीं होता। आवेश का मान बोलिए किस पर निर्भर नहीं करेगा? वेग पर। अगर आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है, बोलिए हम लोग मोबाइल चार्ज नहीं है, एक पोल है, मोबाइल लेते जेब में, चलिए दरबार देते हैं, तो चार्ज होता है कि नहीं होता? क्या चार्ज होता है? चार्ज नहीं होता। इसका मतलब मोबाइल का जो यानी आवेश का मान हमेशा वेग पर निर्भर कभी करता ही नहीं। करता है कि नहीं करता है? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर ऐसा होता तो हम लोग भी मोबाइल या टॉर्च ये मरकड़ी भी कपार में बांध लेते हैं, दरबार देते हैं, बोलिए मरकड़ी जलते जाता? जलता कि नहीं जलता? इसीलिए हम कहते हैं आवेश का मान कभी वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वेग बदलने से द्रव्यमान क्या होता है? बदलता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्थिर विद्युत के लिए बोलिए किसका नियम है? कूलॉम के नियम। क्या नियम है? कूलॉम का नियम। परिभाषा को मत सोचिए, पहले यहाँ देखिए क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? Q1 इंटू Q2 बटा में क्या होता है? R स्क्वायर। क्या होता है? R स्क्वायर। अभी आपको कहेंगे यहाँ पे F बराबर, ये अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो क्या लगेगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ये इसका डिफिनेशन है। ये क्या है? इसका डिफिनेशन है। आइए देखते हैं डिफिनेशन में क्या कहता है। आप बोलिए समान आवेश है कि असमान आवेश है? समान आवेश है। समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण, जिसको हम लोग विकर्षण कहते हैं। इसका सोचिएगा, अगर समान आवेश रहे, अभी बोलिए समान है, प्लस प्लस है, इसमें क्या होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। अगर इसी में बोलिए हम एगो को माइनस चिन्ह लगा दे तो बोलिए किसमें क्या होगा? आकर्षण। क्या लगेगा? आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो ये ना चलिए बढ़िए समय पा गए। अभी अगर जिसको कूलॉम का नियम समझ में नहीं आएगा ना तो समझ लीजिए उसका भट्ठा बैठ जाएगा, पूरा चैप्टर बैठ जाएगा। कूलॉम का नियम है, इसी बोलिए इसी पे पूरा चैप्टर चलता है ना, कूलॉम के नियम पे ही पूरा चैप्टर चलता है। इसीलिए चलिए बढ़िया समय पा गए। समझिए अब कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा कि जो F है इसका इस कलर लेते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? अभी दो आवेश ले लेते हैं, इधर Q2, इधर कौन लेते हैं बोलिए? Q1। इसके बीच का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? R। क्या कहेंगे? R। समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर ही आसान होगा। बोलिए पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश क्या है? Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलिए R है। क्या है? R है। अगर कूलॉम ने कहा कि अगर इस दोनों के बीच बल अगर हम मापेंगे तो बल क्या होगा? थोड़ा इसको नीचे लेते हैं, छूट कैसे गया ये? क्या बीच में नहीं आया? चलिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बोलिए? बल जो है, ये जो आवेश है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती। आवेश के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और इसके बीच का जो दूरी है ना, इसके वर्ग का व्युत कर्मानुपाती। समानुपाती मतलब बोलिए अगर यहाँ 2 रुपया है, इधर भी 2 रुपया है, बोलिए ये समान है कि असमान में है? असमान है। समान में है कहेंगे, भले मान अलग है, मान अलग है लेकिन समानुपाती है। कहेंगे कैसे? अगर इधर भी 2 से गुना करेंगे तो इधर से क्या करना होगा बोलिए? 2 से गुना। बोलिए ये भी 2 गुना बढ़ गया, ये भी कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना बढ़ गया। अगर सामने सामने होगा तो कहिएगा समानुपाती है, अगर उल्टा होगा तो क्या कहेंगे? व्युत कर्मानुपाती। अभी F है बराबर, हम कहेंगे 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर। बोलिए ई, बोलिए ई जो है ऊपर में है लेकिन ई क्या है? नीचे में। ई उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है? उल्टा। उल्टा। उल्टा को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत कर्मानुपाती। अभी कहिएगा अगर R का मान हम बढ़ा दे तो बोलिए बल कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। होगा कि नहीं होगा?
अगर नीचे अभी आप ये कहिए नीचे अभी 2 है और नीचे में पहले हम इससे 2 से भाग दे, बोलिए कितना आया 1। फिर वही 2 ही है, लेकिन नीचे का मान हम अगर बढ़ा देते हैं तो बोलिए ऊपर जो है वैल्यू कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम होगा। कम होगा। वही बात यहाँ कर रहे हैं, अगर r का डिस्टेंस यानी हम बढ़ा देंगे तो बोलिए बल कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। बल कम लगेगा। अगर इसी बात पे आप कहेंगे यहाँ F है बराबर यहाँ है Q1 इंटू Q2, बोलिए इस सीधा सीधी है कि उल्टा चल रहा है? ये अभी बोलिए इस सीधा सीधी है, सीधा सीधी है। नीचे में कुछ तो एक, नीचे में कुछ तो एक, ये भी क्या है सीधा सीधी। तो बोलिए अगर इधर 2 गुना होगा तो बल भी क्या होगा? बोलिए 2 गुना होगा। बल भी क्या होगा? 2 गुना। होगा। अगर इधर 4 गुना होगा तो इधर भी क्या होगा? 4 गुना, क्योंकि ये सीधा सीधा चल रहा है। क्या उल्टा चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर उल्टा रहेगा, अगर ये बोलिए ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, या ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ठीक है? उल्टा में यही है, अगर नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर घटेगा, अगर ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे घटेगा। कहीं है? यही है। तो यहाँ देखिए कूलम ने क्या कहा? बोलिए कूलम कहता है कि समान आवेश में बोलिए आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण होता है। आप लोग भी जानते हैं। देखिए समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान, बोलिए आवेश के गुणनफल के यहाँ समानुपाती उसके बीच के, यहाँ देखिए और एक समानुपाती होता है। अभी बताइए आप ही, ये जो है जैसे हम कह दिए, ये बोलिए दोनों समानुपाती है कि असमानुपाती है? ये क्या है? समानुपाती। वही कहते हैं कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का जो मान है, बोलिए बल का मान, इनके बीच जो ये आवेश है इनका क्या है? समानुपाती। इसका क्या है? समानुपाती। लेकिन बोलिए इसके बीच का जो दूरी है इसके वर्ग का क्या है? बोलिए वे समानुपाती है कि ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। अगर ऊपर ऊपर रहेगा सेम तो समानुपाती, अगर बोलिए उल्टा रहेगा इसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझिए, नहीं आ रहा समझ में? यही समझाना है खाली। आइए फिर से देखते हैं, आराम से समझिए। ये 2 आवेश है, पहला क्या है? Q1, ये क्या है? Q2। इसके बीच का दूरी बोलिए R। कूलम ने कहा अगर हम बल निकालेंगे तो पहले आप कहिएगा ये 2 आवेश है, समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, और समान आवेश रहेगा तो आकर्षण होता है। आकर्षण। अब बोलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान, आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान आवेश के गुणनफल के समानुपाती। बोलिए समझिए, कहता है आवेश के गुणनफल के समानुपाती। बोलिए आवेश एक है कि 2 है? 2 है। Q1 गुणनफल का मतलब बोलिए क्या होता है? गुणा। कूलम कहता है कि जो इसका आकर्षण और प्रतिकर्षण में जो बल लगेगा दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब बोलिए ऊपर ऊपर की उल्टा? ऊपर ऊपर। समानुपाती मतलब ऊपर ऊपर। और उनके बीच का जो दूरी r है इसके वर्ग का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके जो बीच का जो दूरी है r, इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। बोलिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब आपको सीधा सीधे चलना है कि उल्टा चलना है? उल्टा चलना है। क्या चलना है? उल्टा चलना है, ठीक है? यही अब हम प्रूव करेंगे। 1 मिनट देख लेते हैं। बोलिए एक बार और समझाएंगे, समझेंगे। देखिए कूलम ने क्या कहा, ये जो समान आवेश है, समान आवेश में हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए विकर्षण, जिसको हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। अगर असमान रहेगा तो आकर्षण। अभी कहिए तो एगो प्लस में एगो माइनस में, आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। अगर इधर भी प्लस इधर भी प्लस तो क्या करेगा? बोलिए विकर्षण करेगा कि नहीं करेगा? वही है विकर्षण और प्रतिकर्षण एक ही है, जो दिया है प्रतिकर्षण सब वही लिखिए। आप ओनली प्रतिकर्षण समझिए, ठीक है? समान आवेश तो प्रतिकर्षण, असमान आवेश तो आकर्षण होता है। वही ऊपर का पॉइंट है, देख लीजिए। समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है, ठीक है? अगर देखिए, अगर आपको कह देंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण, 2 ही बात क्लियर है।
अगर मान लीजिए एक बार समान रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और समान रहेगा तो आकर्षण। इसीलिए लिखते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान। बोलिए बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से। फोर्स होता है ना इसका इंग्लिश, फोर्स। लगने वाले बल का मान इस दोनों आवेश है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब बोलिए ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? समानुपाती ऊपर। समानुपाती मतलब ऊपर। बोलिए दोनों जो आवेश है, आवेश के जो है गुणनफल के समानुपाती। आवेश के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब ऊपर ऊपर। और इनके बीच जो है, ये इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का दूरी का वर्ग का व्युत कर्मानुपाती होता है। समझे? कहिएगा Q1 Q2 सीधा सीधी, लेकिन बोलिए R क्या चलेगा? स्क्वायर बैठा के उल्टा, स्क्वायर बैठा के उल्टा, स्क्वायर बैठा के क्या चलेगा? उल्टा। आप कहिएगा बोलिए R का मान को हम बढ़ा देंगे तो बोलिए E घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। अगर E अगर हम बोलिए इसको बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? घटेगा। घटेगा। उल्टा का मतलब ये होता है, व्युत कर्मानुपाती यही होगा। आइए फिर से आप सिद्ध कर लेते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ हम Q आवेश 1 रख लिए, कुछ दूरी पर है Q2, ये बीच का दूरी क्या है? R है। जो अभी लिखे वही चीज है। आप ही बताइए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे? बोलिए Q1 इंटू Q2 बटे में क्या लिखेंगे? बोलिए R स्क्वायर। किससे आया? यहाँ पे कूलम के नियम से आया। किससे आया? कूलम ने बात अभी बोल रहा है कि जो दोनों ये आवेश है, आवेश के जो ये फोर्स है क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों जो आवेश है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती। लेकिन कह रहा है कि इसका बीच का जो दूरी है ना, इसके वर्ग का क्या होगा? व्युत कर्मानुपाती होता है। इसके बीच का दूरी का व्युत कर्मानुपाती होता है। आप कहता है कि कूलम ने कहा कि अगर F का बराबर मान लेंगे तो बोलिए अगर हम यहाँ ये जो प्रोपोर्शनल है इसको अगर हटाते हैं, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट, जिसका मान होगा 4 पाई इप्सिलॉन। 4 पाई इप्सिलॉन इंटू बोलिए इस सेम रह जाएगा, यानी हम कहेंगे Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। बोलिए ये जो हम इस चिन्ह हटा दिए, इसके बदले में क्या लगेगा? एक 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन। जहाँ इप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता है। इप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता है। आइए इसके आगे यहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ इप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि इप्सिलॉन बराबर, चूंकि इप्सिलॉन बराबर क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। क्या होता है? इप्सिलॉन बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला है। इप्सिलॉन बराबर क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, सॉरी इप्सिलॉन आर। अभी बताइए जहां ये जो इप्सिलॉन नॉट है, इप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहेंगे? विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक है आपका। नियतांक का मतलब बोलिए क्या होता है? इसका मान फिक्स है, बदलेगा। ये कांस्टेंट है। ये क्या है? नियत रहता है। हाँ, ये कांस्टेंट है। ये जो इप्सिलॉन नॉट है ये हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। ये क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। ये क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। अगर ये इप्सिलॉन नॉट का बात करें, ये बोलिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि मान बदलेगा? हमेशा ये हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इसका मान आप ही बताइए कितना होता है? 8.8 10 की पावर माइनस में 12.8 मीटर, ठीक है। 8.5 हाँ 8.85 8 क्या होता है? 8.5 हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ये आपका इप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है। अभी मान नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जानते हैं अगर हवा का बात करें तो इप्सिलॉन आर जो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? 1। बोलिए कोई भी धातु का कितना होगा? धातु का बताइए। अनंत। धातु का अनंत। अगर आपको कहेंगे इप्सिलॉन आर, इसको हम लोग परावैद्युतांक कहेंगे। क्या कहेंगे? परावैद्युतांक कहेंगे। ये अगर आपको कहेंगे हवा में तो 1, हवा में तो 1, किसी भी मेटल का तो अनंत, किसी भी मेटल का तो अनंत।
लेकिन इसके बीच में जो भी पदार्थ है उसका अलग अलग होगा। जैसे पानी का 80 होता है, पानी कितना होता है 80 80 हम लोग नॉर्मली टिक मारते हैं। अगर 79 कुछ होगा तो लगभग में 80 कहिएगा, ठीक है। तो वही कहेंगे इप्सिलॉन आर का मान हमेशा रहेगा, बदलते रहेगा ओनली। लेकिन ये इप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, फिक्स है। इप्सिलॉन नॉट क्या है, फिक्स है। क्या एफ बटा एम वहां पर नहीं देख रहा। सुनिए ये इप्सिलॉन, यहाँ देखिए फॉर्मूला में कूलम ने क्या दिया, कांस्टेंट में इप्सिलॉन, किसने दिया, इप्सिलॉन दिया। अगर इप्सिलॉन दिया, अभी बताइए इसका मान फिक्स है कि नहीं है, लेकिन इसका बोलिए ये हर एक जगह क्या होगा, बदलेगा। इसका जो विद्युतशीलता नियत आएगा, यानी इसका जो विद्युत का गुण है इप्सिलॉन आर का, एक ही जगह यानी लोहा का अलग होगा, पानी का अलग होगा, अन्य पदार्थ में अलग होगा, चांदी में अलग होगा। बोलिए लोहा जो है, लोहा में जितना विद्युत फ्लो होगा क्या उतना चांदी में होगा, उससे ज्यादा होगा, चांदी में उससे ज्यादा होगा, क्योंकि विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होता है। क्या एल्युमिनियम और लोहा में बराबर विद्युत फ्लो होगा, अलग अलग होगा, अलग होगा। इसीलिए इप्सिलॉन आर जो है, इप्सिलॉन आर क्या होता है, अलग अलग होता है। इप्सिलॉन आर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा विद्युतांक, बड़ा विद्युतांक। यहाँ कह देंगे इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, बड़ा विद्युतांक, ठीक है। आप कहेंगे अगर हम कहेंगे हवा में, बोलिए हवा में सूत्र निकालें, अगर हवा में कहेंगे तो बोलिए इप्सिलॉन आर का मान 1 रखना होगा, 2 रखना होगा, 1 रखना होगा। अगर नहीं तो आप कहिएगा डायरेक्ट, इसीलिए F बराबर बोलिए 1/4 पाई, समझिए अभी 1/4 पाई। अभी हम ओनली इप्सिलॉन का मान यहाँ पर रख देंगे। बोलिए इप्सिलॉन का मान क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। अगर आपको कहेगा हवा में निकालिए कूलम का नियम, तब यहाँ पे आर का मान 1 रख के आर हटा दीजिएगा, ओनली इप्सिलॉन नॉट दीजिएगा। अगर एग्जाम में आपको खाली कह दिया कि अस्थिर विद्युत के लिए कूलम का नियम को लिखे, तो आप ऐसे लिखिएगा, क्योंकि इसका मान बोलिए हम क्या जानते हैं, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, ये जानते हैं। अब बोलिए इसका मान तो रख दिए, अभी ये बोलिए ये वाला लिखना है ना आगे में, बराबर Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, यही प्रूव कर देंगे, हो जाएगा काम, बस इतना ही। हो। हां उपाय लेके देखना। देखिए इतना ही प्रूव करिएगा, इससे ज्यादा प्रूव नहीं करिएगा, ठीक है। ये देखिए समझिए बढ़िया से, फिर से एक बार समझाते हैं। समान आवेश में बोलिए क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश में प्रतिकर्षण, जब से फर्स्ट ईयर चैप्टर चालू किए तब से यही सुन रहे हैं, समान में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच जो बल लग रहा है, देखिए क्या लिखा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले, साथ साथ बोलिएगा हो जाएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाले किसका मान, बोलिए बल का मान। क्या मान, बोलिए बल का मान जो है आवेश के गुणनफल के समानुपाती। जब भी कहेगा समानुपाती ऊपर सोचिएगा, और बोलिए व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो नीचे सोचेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब मत सोचिए, अभी दिमाग लगाइए। यहाँ देखिए ये है ना दो आवेश, एक का जो बल का जो मान है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और बोलिए इसके बीच जो ये दूरी है इसका क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर व्युत्क्रमानुपाती होगा तो बोलिए नीचे चलेगा ऊपर चलेगा, नीचे, यानी कहेंगे इसके बीच के जो दूरी है ना इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नहीं देंगे कैसे, ये स्क्वायर और उसका वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। हिंदी हम बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। आप ही बताइए, जब ये हम यहाँ पे चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट क्या लगेगा, 1/4 इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन। ये बोलिए आपका ये क्या है, फिक्स होगा इसका। लेकिन ये इप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। अभी आपको कोई कहेगा, बोलिए इप्सिलॉन बराबर इसको क्या कहेंगे, विद्युतशीलता। क्या बोलिए सभी पदार्थ का विद्युतशीलता एक ही होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग। आपको अभी पूरा सूखा धरती पे खड़ा कर देंगे, लाइन लगाएंगे, आपको पानी में रख देंगे तब लगेंगे, बोलिए कहाँ ज्यादा लगेगा, पानी में है ना। तो बोलिए सब जगह बोलिए इप्सिलॉन का मान जो है, इप्सिलॉन का है ये मान एक रहेगा कि बदलते रहेगा, बदलते रहेगा, मान बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलता है। इसीलिए कहते हैं हम
यहाँ समझिए बढ़िया से, मजाक नहीं लीजिएगा, इसी पे पूरा चैप्टर चालू है। अगर ये इप्सिलॉन है, हम जानते हैं चूंकि इप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। बोलिए इप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं क्या, विद्युतशीलता नियतांक। नियतांक इसीलिए है क्योंकि इसका मान फिक्स है, इसका मान क्या है, फिक्स है। लेकिन इसका गुण बोलिए सभी जगह एक है, अलग अलग। इसका विद्युत का गुण क्या है, अलग अलग है। क्यों, अभी जाएगा, अभी कोई धातु में जाएगा तो अलग हो जाएगा, पानी में जाएगा तो अलग होगा, हवा में रहेगा तो अलग होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं परा विद्युतांक। क्या कहते हैं, परा विद्युतांक कहते हैं। अभी बताइए यहाँ पे इप्सिलॉन का मान किसको नहीं होगा रखने के लिए बोला, यहाँ इप्सिलॉन है जी, F बराबर 1/4 पर, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन बराबर होता है क्या, बोलिए इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। वही यहाँ पे रख देंगे, बगल में गुना है Q1 इनटू Q2 बटे में R स्क्वायर। बोलिए वही चीज रखे कि नहीं रखे हैं, वही चीज रखे हैं। क्या हार्ड है, कूलम का नियम बहुत सिंपल है, लेकिन वैसे कूलम नियम का डेफिनेशन कैसे देंगे, कूलम नियम का बस ये है ना, यहाँ तक है ना कूलम का डेफिनेशन। आप अगर कैसे सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स वेस्टिंग कूलर, वो सब तो शुरू में होता है, जब पढ़ाएंगे ना आपको शुरू से ऐसे करके ये बता देंगे सर जी उच्चारण वो सब काहे लिखिएगा, डायरेक्ट यही लिखिएगा। वो सब क्यों, देखिए वो किताब में लिखा है कि इतना ईस्वी में ये ने किया था, वो सब जरूरी है देना। ये सिंपल में यहाँ से पूछे से हैं, उससे ना पूछे सर, जो मेन डिफिनेशन है ना, सर जी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। वो कब सुनिए, कब कौन आविष्कार किया, ये सन ईस्वी आज तक फिजिक्स में पूछवे नहीं किया है कभी, देखिए डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार से लिखा है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ सेम है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। हम जानते हैं समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में विकर्षण, जिसको क्या कहते हैं, और प्रतिकर्षण। और असमान आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाले बल का मान। बोलिए इसमें या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण। अगर आवेश है, अभी सुनिए, ये आवेश है, इसमें या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण। हम वही कहते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले किसका मान, बोलिए बल का मान। किसका मान, बल का मान आवेश के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बोलिए, और इसके बीच का जो दूरी है इसका वर्ग के क्या कर रहे हैं, बोलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही इसका कूलम का नियम है, वो फलना चिलना वो संफल नहीं है, ठीक है सर जी। प्लस को समान आवेश हुआ ना, समान आवेश में कौन चीज, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दूर जाओ, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाओ। अगर माइनस प्लस रहेगा तो सट जाओ, समझे। कौन बात है, अब बिस्कुट आप खिला रहे थे जी, प्लस में तब ना सट रहे थे। अब प्लस रहेगा तो क्या करिएगा, दूर जाओ, तब इसको भगाते हैं आप जी, इसीलिए, समझे। अब वो की पॉइंट रखिए, ये उच्चारण मतलब ऐसे ले सर जी। हाँ सुनिए, ये जब हम हटाएंगे ना समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ना, तो ये एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन। हाँ जी 1/4 पाई नीचे है, ये कुछ नहीं है, ये बिंदा है आपका, ये सब कुछ नहीं है। 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई क्या, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन बराबर, हम चूंकि हम जानते हैं इप्सिलॉन बराबर होता है क्या है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, ठीक है। हाँ इप्सिलॉन आर है, ई आर नहीं है जी, इप्सिलॉन का इसको इप्सिलॉन, इप्सिलॉन 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 ये आप सलाम कह रहे हैं, इप्सिलॉन बोलते हैं ना, इप्सिलॉन इप्सिलॉन। चलिए इसमें बताइए कहाँ डॉट है, क्लियर है या फिर से हो गया भाई, बताइए एक बार लास्ट में बोलिए। समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। कहिएगा जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों यहाँ बात हो गया, कहेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान, इनके आवेश जो ना, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और
इसके बीच का जो दूरी क्या है बोलिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच के दूरी जो r है इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल, यहाँ इसको सोचिए ना, हो गया। ये बल जो है आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और ये जो दूरी है ना इसके बीच का दूरी, इसके वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो नहीं लिखेंगे ना, खाली इससे हम लिख लेंगे। क्यों, देखिए 5 ना, नंबर भी देता है। 5 नंबर मिलेगा। यहाँ देखिए 5 नंबर इसमें देगा आपको 2 नंबर, अप्रूव कीजिएगा तो 3 नंबर। अगर इनकेस 5 नंबर दे दिया ना तो इतना भी आपका काम बन जाएगा। बताइए, वैसे 2 नंबर हम पूछेगा आपको, 2 नंबर हम पूछेगा। पास है दियो रुपए में तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले, अरे सुनिए ना यहाँ पे, ये क्या है बोलिए, बल जो है, काउंटर ध्यान दीजिए यहाँ पे, बल जो है ना बोलिए आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती। ऊपर रहेगा तो कहिएगा, यहाँ समझिए खाली, इनके जो ये आवेश जो है आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और इसके बीच जो r है, r को क्या कहते हैं, दूरी। दूरी के स्क्वायर के नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये लिखेंगे, बोलिए ये बराबर क्या है, समानुपाती। अगर ये हम कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट हटाने में क्या लगेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, इप्सिलॉन लगाएंगे। बोलिए इप्सिलॉन बराबर होता क्या, आप ही बताइए, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r। बस इसी चीज को लिखेंगे। इप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतशीलता नियतांक कहेंगे। आप एग्जाम में अगर ये भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मीटर है। अभी कहेंगे इप्सिलॉन r को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और हर एक पदार्थ का बोलिए परावैद्युतांक अलग होता है कि एक ही होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग। जैसे हम कहेंगे हवा में 1, हवा में पानी का 80, और कहेंगे मेटल्स कोई भी हो, धातु अनंत, क्या होगा, अनंत। ठीक है। अगर कहेंगे आपको यहाँ पे इप्सिलॉन के जगह पे इप्सिलॉन का मान बैठा दीजिए तो किसको नहीं होगा बैठाने के लिए, मान यहाँ पे बोलिए इसके जगह पे मान बैठा के फिर इसको क्या करेंगे, घर में बंद कर देंगे, खत्म कहानी, इतना तक है। ये कुछ भी करता है, बहुत बड़ा है और आएगा। आइए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, दोनों एक ही चीज है। परावैद्युतांक अभी बताए थे ना, इप्सिलॉन r, क्या बताते हैं, इप्सिलॉन r। ये याद नहीं करिएगा, यहाँ देखिए सीधा सिंपल समझिए। यहाँ पे अभी आपको क्या सूत्र बताए बोलिए, इप्सिलॉन बराबर बोले थे इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r होता है। आपको पूछा क्या, बोलिए इप्सिलॉन r पूछा है ना, तो बोलिए r जब पूछा है तो पहले से इप्सिलॉन है, बोलिए ये नीचे में आएगा कि नहीं आएगा, इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बच गया, इप्सिलॉन r, इप्सिलॉन r बच गया। जब इप्सिलॉन r बचा तो आप ही कहिएगा कि ये क्या है, विद्युतशीलता है। ये क्या है, कहेंगे विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक ये अनुपात है, समानुपाती है, बोलिए अनुपात है। बटे रहेगा तो क्या कहेंगे, कहिएगा ये जो इसका परिभाषा समझिए आराम से। हम जो है इप्सिलॉन निकाल लिए, ये है गुणा में, कहाँ जाएगा, बटे में। ये आ गया इप्सिलॉन r। इप्सिलॉन r को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। कहिएगा हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे लेकिन इसी सूत्र से डिफरेंस याद होगा। कहे कैसे होता है, आप बताइए। इप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और ये क्या है, विद्युतशीलता, सॉरी ये इप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता जो ये क्या है, नियतांक है। क्या है, इप्सिलॉन नोट को कहते हैं विद्युतशीलता नियतांक। इप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता नियतांक। यानी विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के जो अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। बढ़िया, समझ गए, यहाँ समझिए ना, इससे समझिए ना, वो लिखा बेकार है, गलत है लिखा हुआ, यहाँ समझिए। सूत्र क्या होता है आप बताइए, इप्सिलॉन बराबर, अभी आपको बताया था सूत्र होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r। आपको कह रहा है कि इप्सिलॉन r का फार्मूला क्या है, क्योंकि बोलिए इसका भी मान बदलेगा, अगर इसका मान बदलेगा तो इसका तो फिक्स होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल हमेशा पूछा जाता है। आइए देखते हैं, पहले से इप्सिलॉन तो इप्सिलॉन, ये है गुना में, कहाँ जाएगा बताइए, बटे में। इसको हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता, इसको क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। इसको कहते हैं विद्युतशीलता नियतांक, इसको क्या कहते हैं, विद्युतशीलता नियतांक। अभी आइए कहेंगे विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात है कि समानुपाती है, ये अनुपात, बटे में अनुपात ना कहेंगे। फिर वही है विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को इप्सिलॉन r कहते हैं। समझे, यही परिभाषा है, वही लिखा है। विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को क्या कहते हैं,
पराविद्युतांक कहते हैं। बोलिए याद करिएगा कि इसी फॉर्मूला से हो जाएगा आप लोगों को। याद रहेगा होगा। फॉर्मूला याद होगा तो परिभाषा भी याद होगा। कहिएगा कि ये है आपको इप्सिलॉन का मतलब विद्युतशीलता। इप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता। इप्सिलॉन नोट का मतलब कहिएगा कि विद्युतशीलता नियतांक कांस्टेंट है। नोट का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। कहेंगे विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक का जो अनुपात है इसी को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। फिर से बोलिए विद्युतशीलता और नियतांक के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। पराविद्युतांक कहते हैं। सिर्फ आप इसका नाम जान जाइए ना, हो जाएगा। क्या हो गया? भाग गया। फकीरवा बगल के 18 पेज खाली हो गया। ओ कीजिए हमें चाहिए तो देखो भाई। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग इसका मान सिर्फ नाम याद रखिएगा। ये है विद्युतशीलता। क्या है? विद्युतशीलता। इप्सिलॉन को कहेंगे विद्युतशीलता, इप्सिलॉन नोट को कहेंगे विद्युतशीलता नियतांक। अभी बोलिए ई है ऊपर में, ये है गुना में आएगा नीचे में, ये है विद्युतशीलता, नीचे में कौन आ गया? बोलिए विद्युतशीलता नियतांक। लाइन को हम लोग कहते हैं बट्टे का अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। आप ही कहिए विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के ई अनुपात क्या है? अनुपात को इप्सिलॉन आर, इसको पराविद्युतांक कहते हैं। खत्म कहानी। ये रटने का काम नहीं करिए, समझने का भाई। चार को नाम याद रखिए, कूलम का नियम खत्म। ध्यान दीजिए, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। बोलिए इप्सिलॉन आर बराबर क्या आएगा? इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नोट। इप्सिलॉन मतलब क्या है? विद्युतशीलता, लेकिन ये इसका मतलब विद्युतशीलता नियतांक। बस हवा या निर्वात में बोलिए इप्सिलॉन आर कितना होता है? 1। अभी बता दिए थे। धातु का बोलिए इप्सिलॉन आर कितना होता है? अनंत, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं। अन्य पदार्थ का बोलिए 1 से अधिक और अनंत से कम। अनंत से कम। जैसे आप ये ऐसे ये अनंत का चिन्ह है। अनंत ऐसे लेगा तब ना 8 होगा जी। यही ये इन्फिनिटिव है, इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। गणित में नहीं पढ़े हैं इन्फिनिटिव? गणित में तो यही संकेत होता है इन्फिनिटिव का। बोलिए अगर समझिए, हवा का 1, धातु का अनंत। आपको ऑब्जेक्टिव में चलता है इसीलिए हम अभी नहीं लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव में कहेंगे पानी का इप्सिलॉन आर कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। अन्य पदार्थ का बोलिए इप्सिलॉन आर कितना होता है? 1 से ज्यादा और अनंत से कम। पराविद्युतांक मात्रकहीन और विमाहीन होता है। इसका कोई मात्रक और राशि कुछ नहीं है। अगर बोलिए मात्रकहीन है तो क्या इसका डायमेंशन होगा? नहीं होगा। बोलिए इप्सिलॉन, ये जो इप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 8 गुना 10 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर या फैराड मीटर। यहाँ देखिए, इसका दोनों याद रखिएगा, ईवी मान, क्योंकि हम अभी आगे चलेंगे प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल चलेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में ये आपको याद रहना चाहिए। याद रहेगा तभी बनेगा। बोलिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। इप्सिलॉन नोट का मतलब बोलिए हवा के लिए है, क्योंकि इप्सिलॉन आर हवा में बोलिए 1 होता है कि 1 2 होता है? 1। बोलिए अगर हम यहाँ पे इप्सिलॉन आर रखेंगे ना सूत्र में, तो 1 रखेंगे, 1 इंटू सब क्या होगा? बोलिए जो वैल्यू है वही रहेगा। आपको कहेंगे 4 पाई, बोलिए इप्सिलॉन नोट है, इप्सिलॉन नोट का मान इतना अगर हम रखते हैं वहाँ पे तो क्या आता है? 9 × 10 × 9। कहिएगा कैसे? बोलिए पाई से पाई खत्म कहानी। 4 बोलिए 4 9 36, 36 गुना इतना है ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। तो यही है इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नोट का मात्रक समान होता है। क्या होता है? इसका मात्रक समान होता है। क्लास में आते हैं ना तो सही से रहिए। सर जी क्यों फोन करोगे? आइए, पराविद्युत शक्ति, इसका मतलब समझिए। पराविद्युत शक्ति का मतलब होता है, अभी बोलिए किसी भी पदार्थ को हम विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो बोलिए उसका कण क्या होगा? विघटित। उसका कण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अभी बोलिए ये पदार्थ अभी आराम से है तो सोया हुआ है, जब इसको लाइन से हटाएंगे तो बोलिए जगेगा कि नहीं जगेगा? बोलिए अभी हम ही लोग हैं, बोलिए हम लोग अस्थिर हैं,
तो हम लोग में अगर कोई लाइन चला दिया तो बोलिए हम लोग क्या कहेंगे, अरे अरे हमारे कण में कुछ ना कुछ विघटित हुआ, चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। अगर आप कहेंगे एक ऐसा, हम लोग को एक ऐसा करंट लगाए जो हम लोग चिल्लाने लगे, बोले कम लगाएगा तो हम लोग अरे लाइट लगा दिया, कहेगा कि नहीं कहेंगे। अगर एक ऐसा विद्युतीय क्षेत्र हम लोग को लग दे जहाँ पे हम लोग खूब चिल्लाने लगेंगे, उसी को क्या कहते हैं बोलिए, पराविद्युत शक्ति। नोट मिलिए और समझिए। अभी हम किसी को आराम आराम से ऐसे मार रहे हैं, कोई ऐसा चोट लग रहा है, चोट लग रहा है, अब खींचने लगेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक ऐसा चोट लगे जिसपे वो रोने लगे, उसी को क्या कहते हैं, पराविद्युत शक्ति। उसको क्या कहते हैं, पराविद्युत शक्ति। समझे। जब तक उसको बोलिए धीरे धीरे मारते रहे, जब तक उसका शक्ति है सहने का, सह रहा है जी। जब कहेगा अब नहीं, तो मतलब वो समझ लीजिए वही जहां तक कहा अब नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराविद्युत शक्ति। पराविद्युत शक्ति। आइए देख लेते हैं। हैं जब किसी पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनके कण में क्या होता है बोलिए, विघटित होते हैं। यानी हम लोग में अगर कोई लाइन लगा तो हम लोग का शरीर ऐसे रहेगा कि चेंज होगा, चेंज होगा, उसमें कुछ चेंज होगा, तो उसी का कण में भी क्या होता है, विघटित होते हैं। कहते हैं किसी पदार्थ का वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जहां तक उसके अणु विघटित नहीं होता, जहां तक बोलिए धीरे धीरे मार रहे लड़का को, जब तक वो नहीं रोएगा उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे बोलिए, पराविद्युत शक्ति कहेंगे। जब तक नहीं रोएगा, जब तक रोएगा पराविद्युत शक्ति कहते हैं, यह कहलाता है। ये आया है किसके साथ में, कहता है कि पराविद्युत, परावैद्युतांक और परावैद्युत का परिभाषा दें, दो नंबर में, ठीक है। आवश्यक पूछता है, पूछेगा। अब बोलिए कूलम के नियम की सीमाएं को लिखें, कूलम के नियम के सीमा। बोलिए अभी हम भी है, सबका पढ़ाने का अलग अलग सीमा होता है कि नहीं होता है, आप लोग का भी अलग सीमा है, सबका अलग अलग सीमा है। कहेगा हम तो आप पढ़ के जाएंगे तो घूमने जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमको हम अगर हम यहाँ पढ़ाएंगे तो हमको आगे भी कुछ देखना होता है, नोट्स देखेंगे, ठीक है। अभी किसी लड़का ने कहा हम यहाँ नोट्स बनाएंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, हम घर पे जाके लिखेंगे। बोलिए सबका अलग अलग सीमा है ना। अभी हमको हम कह देंगे हम हमारे पास कोई लेके आओ, किसी को भी हम पढ़ा देंगे, तो आप लेकर आइएगा 6 महीना के बच्चा को, हम कहेंगे बोलो रे कूलम का नियम, कहेगा भैं क्या बोलिए, सबका अलग अलग सीमा होगा कि नहीं होगा। हम कहेंगे थोड़ी नहीं 6 महीना के बच्चा को हम पढ़ा देंगे, कुछ ऐसा बच्चा लो जिसको हम पढ़ा पाएंगे। तो बोलिए आकार पर निर्भर करता है, कूलम का नियम आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ये आपका हो गया कूलम का नियम विद्युत आवेश के लिए, ओनली किसके लिए बोलिए, विद्युत आवेश के लिए लागू होता है, बड़े आकार के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। कूलम का नियम केवल अस्थिर आवेश के लिए लागू होता है, गतिशील आवेश में यह लागू नहीं होता है। बोलिए कूलम के नियम हमेशा अस्थिर में कि सब जगह अस्थिर आवेश में लागू होगा, किसमें होगा, अस्थिर आवेश में, किसमें होगा, अस्थिर आवेश में। जैसे अभी कहेंगे आप कि सर दौड़िए ना, दौड़ रहे हैं, आप कहिएगा दौड़ते दौड़ते सर कूलम का नियम कहिए ना, बोलिए हाफ करेंगे कि हम कूलम का नियम भोगेंगे, बोलिए हम अगर अभी पूरा सांस ऊपर नीचे हो रहा है, कहेंगे चलो ना जी अस्थिर हो के बैठेंगे तब हम कूलम का नियम बताएंगे, वही ना हम दौड़ते दौड़ते बताएंगे, नहीं ना। इसका भी एक सीमा है, कहता है कूलम का नियम केवल अस्थिर आवेश के लिए लागू होता है, किसके लिए, अस्थिर आवेश के लिए। क्या गतिशील आवेश के लिए लागू होगा, नहीं लगेगा। बोलिए कूलम का नियम अस्थिर आवेश के लिए ओनली लागू होता है, क्या गतिशील के लिए लागू होगा, नहीं होगा। कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश में लागू होता है, क्या बड़ा बिंदु में होगा कि छोटा, बहुत बिंदु, वही छोटा बिंदु आवेश में लागू होगा, बड़े आकार में यह लागू नहीं होता है, बहुत बड़े आकार के आवेश में यह नियम लागू नहीं होता है। बोलिए पहला नियम, कूलम का पहला नियम क्या होता है, बोलिए ओनली अस्थिर आवेश में लागू होगा। बोलिए क्या गतिशील आवेश में लागू होगा, कूलम का नियम नहीं लगेगा। अभी कहेंगे कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश में, बिंदु सा आवेश है तो वहां कूलम का नियम लगेगा। जैसे कहेंगे कि पूरा चदरा को हम आवेशित कर दिए, तार के वृक्ष को आवेशित कर दिए, उसके लिए अलग नियम है जिसको हम लोग कहते हैं गॉस भैया, क्या कहते हैं, गॉस प्रेम में पढ़ते हैं ना, अभी आगे चलेंगे उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वो है बड़ा सा क्षेत्र के लिए आवेश के लिए चलेगा। लेकिन बोलिए कूलम का नियम केवल किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। आपको एक नंबर रखेगा, क्या कूलम का नियम गतिशील आवेश में लागू होता है, नहीं, हाँ, क्या कहेंगे, नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कूलम का नियम केवल अस्थिर आवेश में लागू होता है, गतिशील आवेश में लागू नहीं होता है। हम कहेंगे हम केवल
रुका हुआ ट्रेन में चढ़ सकते हैं, गतिशील ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। ये मेरा क्या है, सीमा है। लेकिन कोई लड़का कहेगा सर जी आप 80 में की 200 में कर दीजिए ट्रेन को, हम फिर भी चढ़ जाएंगे, तो उसका अपना है जी। तो इसीलिए कहते हैं कुलम में क्या था 160 110 बहुत हो गया, 180 कहाँ जाएगा, हम कहा दिए वैसे। अरे फॉलो में बोलने के लिए जब उड़ाना ही है तो खूब उड़ा देंगे जोर से ना, तो यही बोलिए। कोई लड़का कहता है कि सर ऋतिक रोशन तो उड़ते हुए प्लेन में भी लटक जाता है, उसका अपना सीमा है। तो आइए कुलम ने क्या कहा, मेरा एक ऐसा लिमिटेशन है, क्या है ये लिमिटेशन, सबका अलग अलग लिमिटेशन है। कोई कहेगा सर आप तो बाइक 110 चलाते हैं, हम नहीं जी मेरा लिमिट है 40-50, क्या लिमिट है 40-50। तो आपका मेरा सबका बोलिए लिमिट एक ही का अलग अलग। अभी दोस्तों में बाइक पे चल रहे हैं, दोस्तों में है तो चलो 80 पार, पीछा में पापा को बैठा लीजिए, कहिएगा 80 पार, ठीक है चलो बेटा घर पे आज आर पार, नहीं कहेगा, क्या कहेंगे पापा चलो बेटा घर पे आर पार। ना हमार पापा ना बहुत होवे छे। हां ठीक है, आपका पापा हीरो है, हम थोड़ी ना हीरो, मेरे पापा है। हम होवे छे पूरा। ओ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उड़ जाइएगा ऐसे में दोनों। थैंक यू हम दोनों बाप तोड़ी दे। संसार में जाचे साहब। चलिए ध्यान दीजिए, कुलम ने क्या कहा बोलिए, ओनली बिंदु आवेश के लिए मेरा नियम लागू होगा, क्या बड़े आवेश के लिए लागू होगा, नहीं लागू होगा, ठीक है। तीसरा समझिए, कुलम के नियम की सीमाएं दूरी के संदर्भ में देखा जा सकता है। दूरी का संदर्भ मतलब बताइए, हम यहाँ हैं, आप लक्ष्मणिया चौक पे हैं, कहिएगा सर वहां से फोन करके सर बोलिए ना जोर से है कुलम का नियम, तो बोलिए वहां सुनाई देगा आपको, मोबाइल अगर नहीं रहा तो दूर आप चले जाइएगा, वहां से सर कुलम का नियम बताइए, आप सुन सके छिए। तो बोलिए दूरी भी उसमें मान्यता रखता नहीं रखता है। समझिए कुलम ने क्या कहा कि मेरा एक ऐसा सीमा है जो दूरी के संदर्भ में भी देखा जाता है। किसके संदर्भ में बोलिए, पहला क्या हो गया बोलिए, गतिशील के, किसके लिए ये बोलिए ना, अस्थिर और गतिशील में नहीं लगेगा। दूसरा क्या है बोलिए, आकार की तरफ से, आकार में छोटा आकार रहेगा बिंदु आकार में तो उसमें लगेगा, बड़ा में नहीं लगेगा। और क्या होता है, तीसरा होता है दूरी के लिए, क्या कहेंगे दूरी के लिए। आप कहिएगा कि सर जी हम वहाँ हैं बस स्टैंड में, आप यहाँ से बोलिए कुलम का नियम जोर से, कभी सुनिएगा, इसका भी लिमिट है, ये क्या है, इसका भी एक लिमिटेशन है। तो यही कहता है कुलम के नियम की सीमाएं दूरी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। परमाणुक दूरी से कम दूरी पर कुलम का नियम लागू नहीं होता। बोलिए परमाणु का सबसे दूरी जो होता है कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या होता है परमाणु का। आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है 10⁻15। अगर इससे कम दूरी होगा तो कुलम का नियम लागू नहीं होगा। कुलम का नियम लागू होगा नहीं होगा, नहीं होगा। पहला समझिए, कुलम का नियम अस्थिर आवेश के लिए लागू होता है। क्या गतिशील के लिए, अभी बोलिए याद यहीं पे तब ना घर पे, समझिए यहाँ वहाँ थोड़ी होगा ऐसे। कुलम का नियम अस्थिर आवेश के लिए लागू होता है, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता है। पहला बोलिए, गतिशील के लिए कि अस्थिर के लिए लागू होगा, अस्थिर के लिए लागू होगा, गतिशील के लिए लागू नहीं होगा। दूसरा में कुलम का नियम केवल बिंदु आवेश में लागू होता है, बहुत बड़े आकार के लिए ये लागू नहीं होगा। तीसरा बोलिए, कुलम के नियम की सीमाएं दूरी के संदर्भ में भी देखा जाता है, दूरी के लिए भी देखा जाता है। परमाणु के दूरी से कम दूरी का पर कुलम का नियम लागू नहीं होता है। परमाणु का सबसे कम दूरी कितना होगा त्रिज्या का, 10⁻⁻15, इससे कम तो होगा नहीं, और इससे कम में कुलम का नियम लगेगा भी नहीं। इसके बाद एक और फॉर्मूला सील करने के लिए, चलिए ऐसा ही है, कल इसको सील करेंगे, ठीक है कल करेंगे। आज लालू को जोर से बोलो। अच्छा सर